So, good morning, plus one and plus two class. How are you all? I hope that you all are fit and fine, and you are watching my videos also. You can get all these videos at my YouTube channel also. Those who are unable to get these videos and suppose any facing any problem, just simply write Ankush Kataria and you will get all the videos according to your chapter, according to your requirement. So, as you know very well, earlier we started the chapter UNO and its organs. So, in the same chapter, I am taking the next heading of this chapter, and the next heading is UNO and its jurisdictions. UNO संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायाधिकार। चलिए देखते हैं। सदस्यता का सवाल एक गंभीर सवाल है, लेकिन इसके अलावा भी विश्व के सामने कुछ ठोस मसले हैं। कहता भी जो पिछले हमने वीडियो में देखा कि किसी भी कंट्री को यूएनओ में मेंबर बनाने के लिए या सुरक्षा परिषद का मेंबर बनाने के लिए जो पैरामीटर सेट किए गए हैं, जो कंडीशंस रखी गई हैं, उन कंडीशनों की भी बात हुई। और आगे कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ ने जब अपने अस्तित्व के 60 साल पूरे किए तो इसके सभी सदस्य देशों ने प्रमुख ने इस सालगिरह को मनाने के लिए 2005 में सितंबर में इकट्ठे हुए। इस अवसर पर मौजूदा स्थितियों की समीक्षा हुई। इस बैठक में शामिल नेताओं ने बदलते हुए परिवेश में संयुक्त राष्ट्र संघ को ज़्यादा प्रासंगिक बनाने का निम्नलिखित कदम उठाने का फैसला लिया। यानी कि कुछ नए फैसले लिए गए भी। अब संयुक्त राष्ट्र संघ को या यूएनओ को, जिसको हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को, तो उन्होंने कहा भी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा कुछ ऐसे भी कदम उठाए जाएँ या कुछ ऐसे भी स्टेप्स लिए जाएँ। फर्स्ट था उसमें से भी शांति संस्थापक आयोग का गठन। एक पीस कीपिंग ऑर्गेनाइजेशन या पीस कीपिंग कमीशन जो है उसको एस्टैब्लिश किया जाए। यदि कोई राष्ट्र अपने नागरिकों के अत्याचार से बचाने में असफल हो, यानी कि एनी कंट्री हु इज़ अनेबल टू सेव देयर सिटीजन या हु हैज़ फेल्ड टू सेव इट्स सिटीजन फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन, तो उस बात के लिए भी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी यूएनओ की होगी। नेक्स्ट है मानवाधिकार परिषद की स्थापना। मानवाधिकार परिषद की है मतलब ह्यूमन राइट्स काउंसिल, एक ह्यूमन राइट काउंसिल की एस्टैब्लिशमेंट जो है वो 2006 से कर दी गई थी, और ये जब 2005 में इसके लिए डिमांड आई थी। नेक्स्ट है सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने पर सहमति। नेक्स्ट है हर रूप से रीति से आतंकवाद की निंदा। सो आतंकवाद जो है आप मानते हैं आज सिर्फ ना केवल इंडिया में, जबकि दुनिया के लगभग सभी देशों में आज आतंकवाद का बोलबाला है। आतंकवाद का जो है वो मिलकर इसको टैकल करना, इसकी निंदा करना या इसके खिलाफ जो है वो कदम उठाना। एक लोकतंत्र कोष का गठन करना, टू एस्टैब्लिश ए डेमोक्रेटिक फाइनेंस, डेमोक्रेटिक ट्रेजरी का जो है वो एस्टैब्लिशमेंट करना। और नेक्स्ट है ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है न्यासिता परिषद को समाप्त करने पर सहमति, क्योंकि इस ऑर्गन की जो है अब कोई वर्किंग नहीं रह गई है तो इसको समाप्त करने पर सहमति बनी हुई है। यह समझना कठिन नहीं कि ये मुद्दे भी संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए बड़े पेचदार हैं। शांति स्थाप आयोग को क्या करना चाहिए? दुनिया में बहुत से झगड़े चल रहे हैं। यह आयोग किस में दखल दे? हर झगड़े में दखल देना क्या है इस आयोग के लिए उचित होगा अथवा संभव होगा? यानी कि हर तरह के झगड़े में या हर तरह के इश्यूज़ में क्या यह आयोग काम कर पाएगा? ठीक इसी तरह से यह सवाल भी पूछा जा सकता है कि अत्याचारों से निपटने में विश्व बिरादरी की क्या जिम्मेदारी होगी। यानी कि ये कह रहा है भी मतलब यहाँ दुनिया में अगर कहीं किसी कंट्री में लोगों के ऊपर एक्सप्लॉयटेशन हो रहे हैं तो इसमें भी विश्व बिरादरी की क्या जिम्मेदारी होगी, यानी कि यूएनओ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। मानवाधिकार क्या है और इस बात को कौन तय करेगा कि किस स्तर का मानव अधिकार उल्लंघन हो रहा है, यानी कि हु विल डिसाइड द ह्यूमन राइट्स एंड, और उन ह्यूमन राइट्स का जो है वो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। मानवाधिकार उल्लंघन की दिशा में क्या कार्रवाई की जाए, इसे तय कौन करेगा, यानी कि क्या काम किया जाए या इसके एवज में क्या स्टेप्स उठाए जाए। बहुत से देश अब भी विकासशील जगत का हिस्सा है। ऐसे में सतत विकास लक्ष्य है, जिसको आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं, में निर्धारित विकास संबंधी महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को मानक बनाना कहाँ तक व्यवहारिक है? क्या आतंकवाद की कोई सर्वमान्य परिभाषा हो सकती है? मतलब टेररिज्म की कोई एक यूनिवर्सल
डेफिनेशन हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र संघ को बढ़ावा देने में धन का इस्तेमाल कैसे करेगा, ऐसे ही और भी सवाल किए जा सकते हैं। यानी कि ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब अभी खोजे नहीं गए हैं, और मतलब उनके ऊपर विचार चल रहा है। संयुक्त राष्ट्र में सुधार और भारत, यानी कि भारत की भूमिका के बारे में बात होगी, और संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की बात हो रही है। भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में बदलाव के मसले को कई आधारों पर समर्थन दिया है। मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ ने के स्ट्रक्चर जो है, इसकी बनावट है जिसको आप बोलते हो, या इसकी जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर बदलाव के लिए कई आधारों पर समर्थन किया। भारत का मानना है कि बदले हुए विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की मजबूती और दृढ़ता जरूरी है। भारत इस बात का भी समर्थन करता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ विभिन्न देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और विकास को बढ़ावा देने में ज़्यादा बड़ी भूमिका निभाए। यानी कि मतलब भारत का ये मानना है कि जो यूएनओ है वो सभी देशों के बीच में कोऑपरेशन और डेवलपमेंट, इन चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा दे, और जिससे कि पूरी दुनिया में और भी ज़्यादा यूएनओ को लेकर और भी ज़्यादा लोग जो है वो इसके प्रति अपनी आस्था दिखाएंगे। भारत का विश्वास है, यानी कि भारत मानता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के एजेंडे में विकास का मामला प्रमुख होना चाहिए। यानी कि डेवलपमेंट को लेकर, डेवलपमेंट ही इसका मेन इशू होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए यह सबसे पहली कंडीशन है। भारत की एक बड़ी चिंता सुरक्षा परिषद की संरचना को लेकर है। सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या स्थिर है, यानी कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है, द सेकेंड ऑर्गन ऑफ द यूएनओ, उसकी जो मेंबर्स हैं वो बिल्कुल स्थिर है। 5 परमानेंट मेंबर हैं, और 10 जो है वो उसके टोटल 15 मेंबर हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं। जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा, जनरल असेंबली के सदस्यों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और खूब बड़ी है। भारत का मानना है कि इसमें सुरक्षा परिषद के प्रतिनिधित्व मूलक चरित्र को हानि हुई है। प्रतिनिधि मूलक का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर को जो है बहुत ज़्यादा हानि हुई है, जो सिक्योरिटी काउंसिल है। भारत का तर्क है कि परिषद का विस्तार होने पर वह ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव होगी और उसे विश्व बिरादरी का ज़्यादा समर्थन मिलेगा। यानी कि इसके अंदर भी अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है। इसके जो परमानेंट मेंबर है उसके सदस्यों की संख्या बढ़ाने की ज़रूरत है, और उससे उस ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को रिप्रेजेंट कर पाएंगे वो। हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य संख्या सन 1965 में 11 से बढ़ाकर 15 कर दी गई थी। यानी कि अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या 11 थी, जो 1965 में 11 से बढ़ाकर 15 कर दी गई थी। लेकिन स्थायी सदस्यों की संख्या, जो परमानेंट मेंबर है, स्थिर रही है। इसके बाद से परिषद का आकार जिस जस का तस बना हुआ है, यानी कि उसी सिस्टम में बना हुआ है। यह भी एक तथ्य है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में ज़्यादातर विकासशील सदस्य देश है। मतलब अगर हम बात करें तो मेजॉरिटी जो है डेवलपिंग कंट्रीज ही इसकी आम सभा में जो जनरल असेंबली के मेंबर हैं। इस कारण सुरक्षा परिषद के फैसले में उनकी भी सुनी जानी चाहिए, क्योंकि इन फैसलों का उन पर प्रभाव पड़ता है। भारत सुरक्षा परिषद के अस्थायी और स्थायी दोनों ही तरह के सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी का समर्थक है। हम मानते हैं कि अस्थायी और स्थायी सदस्य, परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर जो है भारत के सुरक्षा परिषद में, यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल में बढ़ने चाहिए। भारत के प्रतिनिधियों का तर्क है कि पिछले कुछ वर्षों में सुरक्षा परिषद की गतिविधियों का दायरा बढ़ा है। सुरक्षा परिषद के कामकाज की सफलता विश्व बिरादरी के समर्थन पर निर्भर करती है। इस कारण सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन की कोई योजना व्यापक धरातल पर बननी चाहिए। मिसाल के लिए उसमें अभी भी अपेक्षा ज़्यादा विकासशील देश होने चाहिए, यानी कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा विकासशील देशों को होना चाहिए। आश्चर्य नहीं कि भारत खुद भी पुनर्गठित सुरक्षा परिषद में एक स्थायी सदस्य बनना चाहता है। यानी कि अगर हम ये कहें कि यहाँ भारत भी एक स्थायी सदस्य बनना चाहता है जो कि सुरक्षा परिषद का। भारत विश्व में सबसे बड़ी आबादी वाला दूसरा देश है। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का 1/5 हिस्सा निवास करता है, यानी कि पूरी दुनिया की जितनी पॉपुलेशन है उसका 1/5 20% हम कह सकते हैं कि भारत के अंदर ही निवास करती है। इसके अतिरिक्त भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के लगभग हर पहल कदमियों में भाग लिया है। वट एवर एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड बाय यूएनओ, तो भारत में सबसे पहले उसमें अपना फेथ दिखाया है, अपनी पार्टिसिपेशन को शो किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ में शांति बहाल करने के प्रयासों में भारत लंबे समय से ठोस भूमिका निभाता है। यानी कि भारत जो है एक लंबे टाइम से एक ठोस भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है। सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी इसलिए भी उचित है क्योंकि वह तेज़ी से अंतर्राष्ट्रीय फलक पर
आर्थिक शक्ति बनकर उभर रहा है। यानी कि आज इंडिया जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर एक इकोनॉमिक पावर बनकर उभर रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में नियमित रूप से अपना योगदान दिया है और वह कभी भी अपने भुगतान से चूका नहीं है। भारत इस बात से आगाह है कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य का एक प्रतीकात्मक महत्व भी है। इससे पता चलता है कि किसी देश का अंतर्राष्ट्रीय मामलों में महत्व बढ़ रहा है। इसी देश को अपनी इस बढ़ी हुई हैसियत का फ़ायदा उसकी विदेश नीति से मिलता है। आगे देखते हैं। अगर आपकी साख एक ताकतवर देश के रूप में है तो आपका प्रभाव ज़्यादा होगा। यानी कि अगर आप मानते हो कि आप जो ताकतवर देश हैं तो आपका प्रभाव भी ज़्यादा रहेगा। भारत चाहता है कि वह संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार संपन्न वीटोधारी सदस्य बने, लेकिन कुछ देश सुरक्षा परिषद को भारत की स्थायी सदस्य बनने में विरोध करते हैं। सिर्फ पड़ोसी देश पाकिस्तान ही नहीं, जिनके साथ भारत के संबंध थोड़े कट ठोस रहे हैं या जिनके साथ भारत के संबंध अच्छे नहीं रहे हैं, बल्कि कुछ और देश भी चाहते हैं कि भारत को सुरक्षा परिषद में वीटोधारी सदस्य देशों के रूप में शामिल न किया जाए। मिसाल के लिए कुछ देश भारत के परमाणु हथियारों को लेकर चिंतित हैं। यानी कि भारत के पास जो है परमाणु हथियार बहुत ज़्यादा है और कुछ देशों का मानना है कि पाकिस्तान के साथ संबंधों में कठिनाई के कारण भारत स्थायी सदस्य के रूप में अप्रभावकारी रहेगा। यानी कि भारत कुछ भी नहीं कर पाएगा, अप्रभावकारी रहेगा। कुछ अन्य देशों का मानना है कि उभरती हुई ताकत के रूप में अन्य देशों मसलन ब्राज़ील, जर्मनी, जापान और शायद दक्षिण अफ्रीका को भी शामिल करना पड़ेगा। यानी कि ये कुछ ऐसे देश हैं जिनकी आज इकॉनमी जो है डेवलप होती जा रही है और इनसे भी भारत, ब्राज़ील, जर्मनी, जापान और शायद दक्षिण अफ्रीका को भी इसमें शामिल करना पड़ेगा। हम यहाँ बात कर रहे हैं कि जो सेकंड ऑर्गन ऑफ यूएनओ सुरक्षा परिषद, जिसको हम इंग्लिश में सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं, जिसके कि 15 मेंबर हैं। पहले इसके मेंबर 11 थे। 1965 में इसके मेंबर की जो संख्या थी वो 11 से बढ़ाकर 15 कर दी गई थी। ये देश विरोध करते हैं कि कुछ देशों का विचार है कि अगर सुरक्षा परिषद में किसी तरह का विस्तार होता है तो अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका को जरूर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। यानी कि कुछ देश मानते हैं भी इस तरह से अफ्रीका के जो कंट्रीज़ हैं और साउथ अमेरिका के जो कंट्रीज़ हैं उनको भी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, क्योंकि मौजूदा सुरक्षा परिषद में इन्हीं महादेशों की नुमाइंदगी नहीं है। यानी कि इनका रिप्रेजेंटेशन कहीं भी नहीं है। इन सरोकारों को देखते हुए भारत या किसी और देश के लिए निकट भविष्य में संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन पाना बड़ा ही मुश्किल है। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपने। एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ आज यूनिपोलर वर्ल्ड है, जिसके अंदर हम बात करें यूनिपोलर वर्ल्ड क्यों कहा जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि 1991 में संयुक्त राष्ट्र संघ कोल्ड वार का ख़त्म हो गया था और यूएसएसआर सोवियत संघ जो था वो पूरी तरह से बिखर गया था। तो उसके बाद से जो था दुनिया में एक ही सुपर पावर रह गई है और वो है अमेरिका। तो दिस वर्ल्ड इज़ नोन एज द यूनिपोलर वर्ल्ड। इसी को जो है वो एक ध्रुवीय विश्व जो है वो कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे और प्रक्रियाओं में सुधार से कुछ देशों की आशा भी बंधी है कि इन बदलावों से संयुक्त राष्ट्र संघ एक ध्रुवीय विश्व में जहां अमेरिका सबसे ताकतवर देश है और उसका कोई भी गंभीर प्रतिद्वंदी भी नहीं है, कारगर ढंग से काम कर पाएगा। क्या संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिकी प्रभुत्व के विरुद्ध संतुलनकारी भूमिका निभा सकता है? यानी कि उनका मानना है कि आज जिस तरह से दुनिया पर अमेरिका की हेगमनी है, तो क्या वहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो कहीं उसमें एक बैलेंसफुल अपना रोल प्ले कर पाएगा? क्या यह संगठन शेष विश्व और अमेरिका के बीच संवाद कायम करके अमेरिका को अपनी मनमानी करने से रोक सकता है? अमेरिका की ताकत पर आसानी से अंकुश नहीं लगाया जा सकता है। पहली बात तो यह है कि सोवियत संघ की गैर मौजूदगी में अब अमेरिका एकमात्र महाशक्ति है। अब जैसे कि मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ कि अमेरिका जो सिर्फ एकमात्र शक्ति बची है। अपनी सैन्य और आर्थिक ताकत के बूते पर वह संयुक्त राष्ट्र संघ या किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अनदेखी कर सकता है। मतलब किसी भी अपनी पावर के बल पर आज अमेरिका जो है वो यूएनओ की भी अनदेखी कर सकता है। आपने पिछले चैप्टर में मैंने जब आपको बताया था कि अमेरिका ने जो इराक़ के ऊपर सद्दाम हुसैन को जब उखाड़ फेंका था और उसके ऊपर उसे इस काम के लिए जो थी वो संयुक्त राष्ट्र संघ से परमिशन भी नहीं थी, इसके बावजूद भी जो है रासायनिक हथियारों की मौजूदगी को लेकर जो था अमेरिका ने इराक़ के ऊपर अपना अभियान चलाया था और
इस अभियान के तहत उसे सफलता तो जरूर मिली, लेकिन कोई भी ऐसे प्रमाण नहीं मिले कि वहाँ पर केमिकल वेपन्स हो। तो इसमें यहाँ जो है वो अमेरिका ने पूरी तरह से अपनी हेगेमनी को शो किया, और बिना यूएनओ की परमिशन के बिना भी जो है उसने उसके ऊपर अटैक किया, इराक के ऊपर। दूसरे संयुक्त राष्ट्र संघ के भीतर अमेरिका का खास प्रभाव है। वह संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में सबसे ज़्यादा योगदान करने वाला देश है। अमेरिका की वित्तीय ताकत बेजोड़ है, यानी कि अगर हम बात करें तो इकोनॉमी बेजोड़ है, फाइनेंस उनका बहुत ज़्यादा है उनके पास। यह एक तथ्य है कि संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका के भू क्षेत्र में स्थित है, यानी कि अगर हम बात करें तो जो यूएनओ है वो भी कहीं अमेरिका के ही एरिया में एस्टैब्लिश्ड है, और इस कारण भी अमेरिका का प्रभाव इससे बढ़ जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कई नौकरशाह इसके नागरिक हैं। इसके अतिरिक्त अगर अमेरिका को लगे कि कोई प्रस्ताव उसके अथवा और उसके राष्ट्रों के हितों के अनुकूल नहीं है, अथवा अमेरिका को यह प्रस्ताव ना जचे, तो वह अपने वीटो से उसे रोक सकता है। अपनी ताकत और निषेधाधिकार के कारण, यानी कि वीटो पावर के कारण, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का चयन में भी अमेरिका की बात बहुत वजन रखती है। अमेरिका अपनी इस ताकत के बूते पर शेष विश्व में फूट डाल सकता है और डालता है, ताकि उसकी नीतियों का विरोध मंद पड़ जाए। इस तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका की ताकत पर अंकुश लगाने में खास सक्षम नहीं है। फिर भी एक ध्रुवीय यानी कि एक यूनिपोलर, जहां वर्ल्ड की बात हो रही, एक ध्रुवीय विश्व में जहां अमेरिकी ताकत का बोलबाला है, संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका और शेष विश्व के बीच विभिन्न मसलों पर बातचीत कायम कर सकता है, और ऐसा संगठन ने किया भी है। अमेरिका नेता अक्सर संयुक्त राष्ट्र संघ की आलोचना करते हैं, और वे इस बात को समझते हैं कि झगड़ों और सामाजिक आर्थिक विकास के मसले पर संयुक्त राष्ट्र संघ के जरिए 190 राष्ट्रों को एक साथ किया जा सकता है। जहां तक शेष विश्व की बात है, तो उसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने ऐसा मंच है जहां अमेरिकी रवैये और उसकी नीतियों पर अंकुश लगाया जा सकता है। यानी कि यहाँ सीधे सीधे एक बात कही जा सकती है, अगर कहीं किसी भी तरह से अमेरिका अपनी हेगेमनी शो करता है, तो यूएनओ हमारे पास एक ऐसा मंच है जहां बाकी के 190 देशों को अमेरिका के विरोध में, अमेरिका की उन नीतियों पर, हेगेमनी की उन नीतियों के लिए जो है वो खड़ा किया जा सकता है, उनके विरोध किया जा सकता है, और ऐसा सिर्फ और सिर्फ संयुक्त राष्ट्र संघ के प्लेटफॉर्म पर ही हो सकता है। यह बात ठीक है कि वाशिंगटन के विरुद्ध शेष विश्व शायद ही कभी एकजुट हो। मतलब अगर हम यहाँ बात करें तो मानते हैं कि वाशिंगटन के विरुद्ध जो बाकी का वर्ल्ड है वो शायद कभी एकजुट हो पाता है, और अमेरिका की ताकत पर अंकुश लगाना एक हद तक असंभव है। लेकिन इसके बावजूद संयुक्त राष्ट्र संघ की वह जगह है जहां अमेरिका के किसी खास रवैये और नीति की आलोचना की सुनवाई हो सकती है, और कोई बीच का रास्ता निकालने तथा रियायत देने की बात नहीं सोची जा सके। संयुक्त राष्ट्र संघ में थोड़ी कमियां हैं, लेकिन इसके बिना दुनिया और बदहाल होगी। आज विभिन्न समाजों और मसलों के बीच आपसी तार जुड़ते जा रहे हैं, और पारस्परिक निर्भरता यानी कि म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस सिद्ध कर रही है कि आने वाले दिनों में विश्व में पारस्परिक निर्भरता बढ़ेगी। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्व और भी बढ़ेगा। लोगों और सरकारों को संयुक्त राष्ट्र संघ तथा दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के समर्थन और उपयोग के तरीके तलाशने होंगे, ऐसे तरीके जो उनके हित में और विश्व बिरादरी के हित में व्यापक धरातल पर मेल खाते हों। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर। हाँ, यहाँ कुछ एजेंसीज रह गई हैं, मैं उनके बारे में भी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, ह्यूमन राइट वॉच के बारे में लिखा हुआ है। कहता है यह भी मानवाधिकारों की वकालत और उनसे संबंधित अनुसंधान करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेविक संगठन है। यह अमेरिका का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है। नाम याद कर लीजिए, भी अमेरिका का ही एक संगठन है जिसका नाम है ह्यूमन राइट्स वॉच। यह दुनिया भर के मीडिया का ध्यान मानवाधिकारों के उल्लंघन की ओर खींचता है। इसने बारूदी सुरंगों पर रोक लगाने के लिए, बाल सैनिकों का प्रयोग करने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय दंड न्यायालय स्थापित करने के लिए अभियान चलाने में मदद की है। कुछ और है, और बात करते हैं। एक और दिया हुआ है इंटरनेशनल एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो देखिए क्या है एमनेस्टी इंटरनेशनल। कहता है एमनेस्टी इंटरनेशनल एक स्वयंसेवी सेल्फ हेल्प ऑर्गेनाइजेशन है। ये स्वयंसेवी का मतलब ही सेल्फ हेल्प ऑर्गेनाइजेशन है। यह पूरे विश्व में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाता है। यह संगठन मानवाधिकारों से जुड़ी रिपोर्ट तैयार और प्रकाशित करता है,
सरकारों को ये रिपोर्ट अक्सर नागवार लगती है, यानी कि सरकार जो है इस रिपोर्ट को नहीं मानते हैं। इसके द्वारा जो जुड़ी बनाई गई रिपोर्ट होती है वो वहाँ की सरकारों को अच्छी लगती है, क्योंकि एमनेस्टी का ज़्यादा और सरकारों द्वारा किए जा रहे दुर्व्यवहार पर होता है। बहरहाल ये रिपोर्ट मानवाधिकारों से संबंधित अनुसंधान और तरफदारी की में बड़ी भूमिका निभाते हैं, यानी कि क्योंकि एमनेस्टी इंटरनेशनल जो होती है वो सरकारों द्वारा किए जा रहे दुर्व्यवहार पर होता है, और ये रिपोर्ट मानवाधिकारों से संबंधित अनुसंधान और तरफदारी में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट एजेंसी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो आपको बता रहा हूँ, सेल्फ हेल्प ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, जो अंतर्राष्ट्रीय IAEA जिसको बोला जाता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इस संगठन की स्थापना 1957 में हुई थी। यह संगठन परमाणुविक ऊर्जा से शांतिपूर्ण उपभोग को बढ़ावा देने तथा सैन्य उद्देश्यों में इसका इस्तेमाल करने को रोकने की कोशिश करता है। यानी कि सिंपली है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी है जो ये मानती है कि ये संगठन जो है वो किसी भी तरह के न्यूक्लियर एनर्जी को जो है वो ओनली पीसफुल पर्पजेज़ के लिए चलाने के लिए प्रमोट करने में हेल्पफुल है। सैनिक उद्देश्यों में इसका इस्तेमाल करने से, यानी कि मिलिट्री और मिलिट्री के कामों में इसका इस्तेमाल करने से पूरी तरह से इसके ऊपर रोक लगाने की कोशिश करता है। इस संगठन के अधिकारी नियमित रूप से विश्व के परमाणुक सुविधाओं की जांच करते हैं। वो मतलब उनका काम है कि दुनिया भर में परमाणुविक सुविधाओं की जांच करना, या जहाँ कहीं भी परमाणुविक या न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज़ है उनको प्रॉपरली उनको चेक करते हैं, उनको देखते हैं, ताकि नागरिक परमाणु संयंत्रों का इस्तेमाल सैन्य उद्देश्यों के लिए ना हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक, दिस इज़ ऑल अबाउट द और अदर एजेंसीज विच आर वर्किंग फॉर द ह्यूमन राइट्स, विच आर वर्किंग फॉर ह्यूमैनिटी। हम लोग कह सकते हैं कि ये सभी चीज़ें जो है वो ह्यूमन और ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रही है, दुनिया भर में लोगों को वेलफेयर करने का, दुनिया भर में लोगों के कल्याणकारी कामों के लिए, ताकि वो दुनिया में हो रहे एक्सप्लॉयटेशन से बच सके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो एंड आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टैंड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।